हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अतुल्य भारत पर। और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। इसमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सही क्रम को समझ लेते हैं और उसको नाम के हिसाब से समझ लेते हैं कि इनका आखिर क्या क्या नाम है। और इस नाम के समझने के बाद हम इनकी एक एक करके क्रम से इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जो नदी आती है वो है हुगली नदी, फिर दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्माणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और फिर ताम्रपर्णी। तो ये इनका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सही क्रम है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है जो कि झारखंड में स्थित है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। तो यानी कि 2 राज्यों को ये कवर करती है। इसके बाद विशेषताओं की, अगर मुख्य विशेषताएं जो इसकी हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये दामोदर नदी गंगा नदी की 2 मुख्य धाराओं में से एक जो है हुगली नदी उसमें जाकर मिल जाती है। और ये सीधे डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है और हुगली नदी में जाके मिलती है और फिर हुगली नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी का जो है उद्गम स्थल वो है रांची के पठार से। तो रांची के पठार जो कि झारखंड में स्थित है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और बहाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं हम तो बहाव क्षेत्र झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस तरीके से ये 3 राज्यों को कवर करती है। अब इसके बाद आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर उद्गम स्थल है जो है वो है क्योंझर पठार, उड़ीसा। क्योंझर पठार उड़ीसा में स्थित है तो इसका उद्गम स्थल जो है क्योंझर पठार है। और बहाव क्षेत्र उड़ीसा, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि केवल उड़ीसा राज्य में निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बाद आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो 2 नदियों के संगम के बाद बनती है जिसमें पहली शंख नदी है, फिर है कोयल नदी। ये 2 नदियाँ जब मिल जाती हैं आपस में उसके बाद ये इसका नाम जो होता है वो होता है ब्राह्मणी नदी। अब इन 2 नदियों का जो संगम है, शंख नदी और कोयल नदी, इन दोनों का संगम होता है उड़ीसा के एक प्रमुख शहर राउरकेला में। राउरकेला में ये दोनों मिलती हैं और इसके बाद ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अब इसके बाद आती है महानदी। महानदी की अगर हम बात करें तो इसमें इसका उद्गम स्थल जो है वो सिंघावा की पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी कि ये क्लियर है कि छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद इसके अगर बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है। तो 2 राज्यों को ये कवर करती है। किसको किसको? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं अगर हम तो ये उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा के कटक शहर में डेल्टा बनाती है। तो ये सवाल आता है कि जो महानदी है वो किस शहर में अपना डेल्टा बनाती है। तो इसका जवाब क्या होगा? उड़ीसा का कटक शहर। अब इसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो है तेल नदी एवं जोंक नदी, इसकी सहायक नदी है। तो इसका कई बार पूछा जाता है कि महानदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। तो इसमें अगर ऑप्शन तेल नदी हो तो वो भी सही है और जोंक नदी है तो वो भी सही है। जो आपको ऑप्शन में मिले वो आप टिक कर सकते हैं। तो तेल नदी और जोंक नदी इस नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम आते हैं गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो एक जगह है नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या है? महाराष्ट्र, वहाँ से निकलती है ये। उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस प्रकार ये 4 राज्यों को कवर करती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबाई 1465 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो है आपकी गोदावरी नदी। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है क्योंकि सबसे बड़ी गंगा नदी है और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी वो है आपकी गोदावरी। अब इसे दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। मूल गंगा तो हमारे हिमालय तंत्र में आती है तो वो ऊपर है, उत्तरी भारत में है। और ये दक्षिणी भारत में है तो दक्षिणी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है।
कि नासिक गोदावरी तट पर स्थित है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षाओं में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वो यानी कि दो भागों में बटी हैं, एक तो बाएं तट से आने वाली नदियां और दूसरा दाएं तट पे आकर मिलने वाली नदियां। तो दाएं तट पे मात्र एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंजीरा नदी, और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सवाल ये बहुत आता है कि दाएं तट पे मिलने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो क्या है, मंजीरा नदी। अब अगर हम बाएं तट पे मिलने वाली नदियों की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले है पूर्णा नदी, उसके बाद एक पेनगंगा नदी आती है, और पेनगंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें एक वर्धा नदी आकर मिल जाती है, और वर्धा नदी के बाद वेनगंगा नदी आके मिलती है, और इन तीनों नदी के मिलने के बाद इस नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है, और यही नदी आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके बाद जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो फिर बाएं तट पर एक इंद्रावती नाम की नदी आकर मिलती है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ने पर एक सबरी नदी आके मिलती है। तो इस प्रकार बाएं तट पर जो नदियां मिलती हैं वो आप भी मैप में समझ पा रहे होंगे, और दूसरा दाएं तट पे जो एकमात्र नदी है मंजीरा नदी, वो भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के पास स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ से इसका उद्गम होता है। और बहाव क्षेत्र की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और इस प्रकार ये 4 राज्यों को कवर करती है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, वो है गोदावरी नदी, और ये दूसरी नदी है सबसे लंबी जो कि दक्षिण भारत की है। इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कोयना को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। ठीक है, ये जो इसकी जो सहायक नदी है कृष्णा नदी की, कोयना नदी, इसे महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं, क्योंकि इसके जल पे काफ़ी हद तक महाराष्ट्र निर्भर करता है। इसकी सहायक नदी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है, यानी कि कृष्णा नदी की जो एक सहायक अन्य नदी है, सहायक नदी, उसका नाम मूसी है, वो उस नदी के तट पर आपका हैदराबाद स्थित है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है विजयवाड़ा, यहाँ पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। इस तरीके से हमने इसकी विशेषताओं को जाना, और मैप के माध्यम से हम इसकी सहायक नदियों को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ये कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र है, और इसमें ये महाबलेश्वर से निकली हुई दिखाई दे रही है, और इसमें दाएं तट से कोयना नदी आकर मिल रही है जिसको महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। और इसी से जब आगे बढ़ती है कृष्णा नदी तो उसमें जो है घाट प्रवाह के मिलती है, और उसके बाद आगे बढ़ने पर माल प्रवाह के मिलती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बाएं तट से एक भीमा नदी आके मिलती है। ये भी बहुत पूछी जाती है प्रश्न परीक्षाओं में, तो इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो दाएं तट से एक तुंगभद्रा नामक नदी आके मिलती है, जो कि 2 नदियों के संगम के बाद तुंगभद्रा कहलाती है, जिसमें पहला भाग जो है वो तुंग है और दूसरा भद्रा। तो ये तुंग और भद्रा नदियां जहां आपस में आके मिलती हैं वहां से तुंगभद्रा इसको नाम मिलता है, और ये तुंगभद्रा के नाम से आके कृष्णा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें मूसी नदी आके मिलती है, और इसी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से होता है। कोलार क्षेत्र आपने सुना होगा, जहाँ पर सोने की खान पाई जाती हैं, उसी कोलार से ये नदी निकलती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तरीके से ये 2 राज्यों को कवर करती है। इसके बाद आती है कावेरी नदी, ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसके उद्गम स्थल की हम बात करें तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसके बाद बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्नाटक, तमिलनाडु, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 2 राज्यों को कवर करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु को। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, यानी कि आप जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियां ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं, और या इनका पानी का लेवल कम रहता है, बरसात में ही अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ चलती हैं। लेकिन ये नदी जो है कावेरी नदी, ये वर्ष भर इसमें जल रहता है और ये चलती है।
दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। अब इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। जैसे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये फर्क समझ लीजिएगा, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। अगर दक्षिण गंगा की बात करता है तो गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा की बात करता है तो कावेरी नदी। और ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कभी भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं वैगई नदी की। तो वैगई नदी में उद्गम स्थल जो इसका है वो है तमिलनाडु, और ये पाक की खाड़ी में जाके गिरती है। आप देख रहे होंगे श्रीलंका का जो क्षेत्र है, श्रीलंका का जो मार्ग है जो कि भारत से श्रीलंका को जोड़ता है, उस मार्ग से ऊपर का हिस्सा पाक की खाड़ी कहलाता है और नीचे का हिस्सा मन्नार की खाड़ी कहलाता है। तो जो ये नदी है वैगई नदी, वो तमिलनाडु से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है, और मदुरई शहर जो है वो वैगई नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी की। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम स्थल तमिलनाडु है। तमिलनाडु से निकलकर ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले मार्ग के नीचे मन्नार की खाड़ी है, उसमें जाकर गिर जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों की जानकारी हासिल कर ली है, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने समझने की कोशिश की है। और इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और धन्यवाद।